तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक काफी लंबा और रेयर इंटरव्यू दिया। आज हम उसी बातचीत को थोड़ा करीब से देखेंगे और उन विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनकी पूरी जर्नी को शेप दिया है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है ना? और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी बातचीत का टोन सेट कर देती है। मतलब मोदी जी दुनिया के मंच पर खुद को कैसे देखते हैं, इसका पूरा सार इसी में है। उनके लिए ये पर्सनल नहीं है, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने की बात है। तो सवाल ये है कि ये शक्ति, ये पावर आखिर आती कहां से है? इंटरव्यू में मोदी जी ने अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के सोर्स के बारे में काफी खुलकर बात की और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचेंगे। तो जैसा वो बताते हैं, ये शक्ति किसी एक इंसान की नहीं है। ये आती है 140 करोड़ लोगों के भरोसे से, हजारों साल पुरानी हमारी वैदिक परंपराओं से और स्वामी विवेकानंद से लेकर बुद्ध और गांधी तक की टीचिंग्स से। वो खुद को इस विशाल विरासत का, आप कह सकते हैं, एक जरिया मानते हैं। चलिए अब उनकी पर्सनल कहानी की तरफ चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू में जो उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताया, उसने उनके वर्ल्ड व्यू को, उनकी सोच को कैसे बनाया। ये एक कमाल की जर्नी है, गरीबी से पावर तक। सोचिए, वडनगर के एक छोटे से घर से लेकर 7 लोक कल्याण मार्ग तक। इंटरव्यू में जैसा वो बताते हैं, हर एक पड़ाव उनके जीवन के फलसफे को बनाने में एक ईंट की तरह काम करता गया। और ये छोटी सी कहानी उनके बचपन की तंगी की एक बहुत ही असल और साफ तस्वीर दिखाती है। ये सिर्फ जूतों की बात नहीं है ना? ये उस डिसिप्लिन और हर चीज की वैल्यू करने की भावना के बारे में है जो उस एक अनुभव से पैदा हुई। चलिए अब उस कोर फिलॉसफी की बात करते हैं जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि उनके सारे काम उसी से इंस्पायर्ड हैं। और ये फिलॉसफी आध्यात्मिक अनुशासन और सेवा की जड़ों में बहुत गहरी है। यहां पर फास्टिंग यानी उपवास सिर्फ एक धार्मिक चीज नहीं है। उनके लिए ये सेल्फ कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी का एक टूल है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो उनके मुताबिक उनकी डिसीजन मेकिंग को और शार्प करती है। और ये कोई कैजुअल प्रैक्टिस नहीं है। जरा सोचकर देखिए, 50 साल से भी ज्यादा समय से इस मुश्किल रूटीन को फॉलो करना, यहां तक कि जब वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में होते हैं तब भी। ये वाकई में एक अलग ही लेवल का अनुशासन दिखाता है। और ये कोट उनके फलसफे का निचोड़ है। मतलब पर्सनल फायदे के बारे में सोचने के बजाय उनका पूरा फोकस काम करने पर और कुछ योगदान देने पर है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चलाने में कैसे बदलती है, आइए देखते हैं। इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। भारत के 2024 के चुनाव में 98 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। ये नंबर नॉर्थ अमेरिका और पूरे यूरोप की टोटल आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए जरा। और इन 98 करोड़ में से 64.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। मतलब इस स्केल पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मैनेज करना ही अपने आप में एक कमाल की बात है। इंटरव्यू के हिसाब से उनकी चुनावी कामयाबी और डोमेस्टिक पॉलिसी का यही, आप कह सकते हैं, कि मूल मंत्र है। समाज के कुछ खास हिस्सों को टारगेट करने के बजाय उनका मकसद है डेवलपमेंट का एक ऐसा बड़ा विजन रखना जो सबको अपील करे। ठीक है, अब जरा भारत से बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो अप्रोच है वो अलग अलग देशों के साथ रिश्तों के हिसाब से बदलता हुआ दिखता है। ये जो फर्क है वो यहां बहुत साफ नजर आता है। एक तरफ यूक्रेन वॉर है जहां उनका अप्रोच डिप्लोमेसी और बातचीत पे जोर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान की बात आती है तो इंटरव्यू में उनका टोन काफी सख्त हो जाता है, जिसमें वो आतंकवाद और सिक्योरिटी के खतरों का जिक्र करते हैं। देखिए, मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी तारीफ भी बहुत होती है और आलोचना भी। तो सवाल यह है कि वो क्रिटिसिज्म और विरोध को हैंडल कैसे करते हैं। और इंटरव्यू में उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा गया था, और उनका जो जवाब था वो शायद कुछ लोगों को सरप्राइज कर सकता है। पहली नज़र में ये एक सीधा साधा बयान लगता है। उनके मुताबिक वो आलोचना का स्वागत करते हैं और उसे एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी मानते हैं। लेकिन यहां वो एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताते हैं। उनके लिए सच्ची आलोचना वो है जो रिसर्च और फैक्ट्स पर आधारित हो, और वो कहते हैं कि वो उसका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आरोप होते हैं उन्हें वो बिना किसी बेस के शॉर्टकट मानते हैं और उन्हें खारिज कर देते हैं। और बस यहीं पर आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में पहुंचते हैं। ये इंटरव्यू एक लीडर की काफ़ी कॉम्प्लेक्स तस्वीर पेश करता है, जिनकी पब्लिक पर्सनैलिटी उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई है। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक लीडर के पर्सनल विश्वास और उनकी पब्लिक ड्यूटी के बीच में वो लाइन आखिर कहाँ होती है,
और इसका लीडरशिप पर क्या असर पड़ता है?